नमस्कार छात्रों, आज आपके सामने है आरएस 2018 में सफल अभ्यर्थी चारुल गुप्ता। इनकी रैंक 66वीं रही है। बहुत ही संघर्ष के बाद चारुल ने ये सफलता प्राप्त की है। पहले ही अटेम्प्ट में चारुल ने ये सफलता प्राप्त की है। इसके लिए चारुल आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बिटिया। और चारुल से आज हम जानने का प्रयास करेंगे ताकि आपको ये पता चल सके कि चारुल ने कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में सफलता प्राप्त की है, ताकि आप जो भी इस इंटरव्यू को देखें उनको मोटिवेशन मिल सके और उन बच्चों को भी इनकी जो स्ट्रेटजी है, जो रणनीति रही है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो इस साक्षात्कार की श्रृंखला में सबसे पहले मैं चारुल आपका परिचय बच्चों को जानना चाहूँगा आप ही के माध्यम से। तो आप बताएं अपने बारे में। जी सर, थैंक यू। मैंने जो आरएस 2018 परीक्षा परिणाम रहा है उसमें 66वीं रैंक हासिल की है और मैं जयपुर ज़िले के नायला गांव से बिलोंग करती हूँ और मेरी 12th तक की जो एजुकेशन है वो वहीं गांव से हुई है और जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन रहा है वो कॉमर्स स्ट्रीम में मैंने इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कंप्लीट किया है और एग्ज़ाम में मेरा ये फर्स्ट अटैम्प्ट था। चारुल, अपने माता पिता के बारे में भी बताएं, चूँकि हमारे प्रथम गुरु वही होते हैं, मोटिवेट करते हैं। इतना लंबा आपका जो संघर्ष रहा 4 साल का, तो थोड़ा सबको बताएं ताकि पता चले आपके माता पिता के बारे में भी। जी सर, जो मेरे फादर हैं वो प्राइवेट जॉब करते हैं और जो मेरी मदर हैं वो प्राइवेट टीचर हैं स्कूल में और बैकग्राउंड हमेशा से मिडिल क्लास ही रहा है और जो सर्कमस्टांसेस एक मिडिल क्लास फैमिली को फेस करने पड़ते हैं वो सभी फेस किए मैंने और उन्हीं को पार करते हुए आज ये रैंक हासिल की है। तो जैसा कि आपने देखा, चारुल ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं और गांव में ही रह कर के इन्होंने पढ़ाई की है। मिडिल क्लास फैमिली से बच्ची का सफलता पहले अटेम्प्ट में प्राप्त करना अपने आप में बहुत बड़ी ये उपलब्धि है। विशेष करके जो बेटियां हैं उनको ये मोटिवेट करेगी। जितनी भी जो बच्चियां इस वीडियो को देखें, साक्षात्कार को देखें, तो उनमें भी एक नई ऊर्जा का संचार होना चाहिए कि वो भी कर सकती हैं। चारुल, आरएस 2018 जो है काफ़ी विवाद इसमें रहे हैं, बार बार कोर्ट तक ये गया। अभी इंटरव्यू में भी काफ़ी फाइनल रिजल्ट आने के बाद भी काफ़ी डिस्प्यूट इसमें देखने को मिल रहे हैं। तो 4 साल के दौरान आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और क्या क्या चुनौतियां थी, उनको कैसे फेस किया आपने? जी सर, ये जो आरएस एग्ज़ाम है वो शुरू से ही ऐसा रहा है कि आपको 2-3 साल का तो इसमें टाइम लग ही जाता है, जो ड्यूरेशन होता है, चाहे सर्कमस्टांसेस कोई से भी रहे हों, कोई भी डिस्प्यूट रहे हों। तो इसमें आपके बार बार नेगेटिविटी आती है कि अब नहीं होगा, अब कंसिस्टेंसी नहीं हो पा रही है, कंटिन्यू नहीं रख पा रहे हैं हम चीज़ों को। तो ऐसा होता है, हम लो फील करते हैं। तो तब हमारे पास हमारे टीचर्स का, फैमिली का सपोर्ट होता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम उस पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहें और जो हमने एक बार टारगेट डिसाइड किया है उसकी तरफ आगे बढ़ते रहें। चारुल, आपने जो अपना अध्ययन किया है, क्योंकि काफ़ी लंबा समय भी इसमें रहा, टेस्ट सीरीज़ का भी व्यापक महत्व हो जाता है इसमें और अपने आप को फिर से मोटिवेट करना पड़ता है, क्योंकि जब बार बार अभ्यर्थी को ये पता चलता है कि एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन्ड हो गई है, दिसंबर में एग्ज़ाम थी, 2018 में पोस्टपोन्ड हुई, फिर 2019 में इसका मेंस होता है, लंबे समय बाद इसका रिजल्ट आता है। तो आपने अपनी स्टडी को लगातार कंटिन्यूटी देने के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं? जी सर, पढ़ाई करना ही केवल हमारे हाथ में होता है। जो ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है उनका अभी हम कुछ नहीं कर सकते, तो जो हमारे हाथ में है हमें उस पर फोकस करना चाहिए। हमें बिना कुछ सोचे हुए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना चाहिए और जैसे हम जो भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर रखे हैं या हम मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हैं उनको कंटिन्यू रखिए और घर पे प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि कंटिन्यूटी से ये होगा कि चीज़ें छूटेगी नहीं, आपको बार बार रिवाइज़ होता रहेगा और जो एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस में एक अलग इफेक्ट लाएगा। चारुल, 2 चीज़ें होती हैं। जैसे क्लास स्टूडेंट होते हैं, क्लास में सबको सेम पढ़ाया जाता है, सब पढ़ते भी बुक लगभग सेम है, टीचर सबको समान क्लास में पढ़ाते हैं। उनका कोई ऐसा नहीं होता कि ये मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, इसको कोई गुप्त मंत्र दे दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो एक आम अभ्यर्थी और एक सफल अभ्यर्थी में क्या ऐसा अंतर आपने रहा है जिसके कारण आपको सफलता मिल गई और बहुत से बच्चे असफल हो जाते हैं? तो क्या विशेष किया था आपने?
जी सर, जैसा कि ये एक लॉन्ग ड्यूरेशन वाला एग्ज़ाम है तो डाइवर्ट हो जाते हैं बच्चे, और एक स्ट्रेटेजी का भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि हमें किस चीज़ पर फोकस करना है, किन किन चीज़ों को छोड़ना है, क्रिएटिविटी कैसे लानी है। जैसे मेंस आंसर राइटिंग जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा नंबर डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो वो हमारी क्रिएटिविटी होती है कि हम कैसे अपने आंसर्स को प्रेजेंट करते हैं वहाँ पर, तो एक बड़ा डिफरेंस लाती हैं ये चीज़ें। चारुल, आपका बैकग्राउंड कॉमर्स का रहा है और आप चूँकि अग्रवाल कम्युनिटी से हैं तो कॉमर्स ज़्यादा लेते हैं और ये बिज़नेस में ज़्यादा उनकी रुचि रहती है। आपने प्रशासन में आपकी रुचि कैसे बनी और क्यों आप प्रशासनिक अधिकारी ही बनना चाह रही हैं? जी सर, जो स्कूल टाइम में जो हमारे ये इंडिपेंडेंस डे के फंक्शंस होते हैं वहाँ पर हमारे जो आईएएस ऑफिसर और आरएएस ऑफिसर्स आते थे, तो मैं उन्हें देखकर मोटिवेट होती थी कि मुझे भी इसी फील्ड में जाना है। और कॉमर्स लेने का जो मेरा डिसीजन था वो एक फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए था कि प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है एक मिडिल क्लास फैमिली को, तो इस वजह से ये कॉमर्स बैकग्राउंड लिया और स्टार्टिंग से ही सिविल सर्विसेज में जाना मेरा टारगेट था। ओके चारुल, जो हमारे राज्य की बेटियां हैं, राजस्थान बीमारू स्टेट में जाना जाता है, अब तो हम ऊपर आ चुके हैं यद्यपि इससे, तो हमारे राज्य की बेटियों को विशेषकर मैं बात करना चाह रहा हूँ चूँकि आप उनके लिए रोल मॉडल हैं। आज से जब रिजल्ट आया था उससे पहले आप अनजान थी, लेकिन आपकी आज पहचान है, लोग आपको जानते हैं, आपको सुनना चाह रहे हैं, तो उन बेटियों के लिए आपका क्या संदेश है? जी सर, अभी ऐसा सोसाइटी में जो चेंज है वो आ रहा है, लड़कियां भी पीछे नहीं हैं, तो सिर्फ यही है कि अगर थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है अगर गर्ल्स को, तो उन्हें देखें ना, अपना जो लक्ष्य है उसको याद रखें और बस हमें ये करना ही है, ये सोच ले, और कोई भी प्रॉब्लम्स आए तो उन्हें छोटा समझे, उनको अपने ऊपर हावी ना होने दे, बस मैं यही कहना चाहूँ। ओके चारुल, प्रीलिम्स और मेंस ये जो दो एग्ज़ाम हैं इनका नेचर एक माना जाता है कि बच्चे ऐसे सोचते हैं कि पहले हम प्रीलिम्स की तैयारी कर लेते हैं, बाद में वो प्रीलिम्स जब हो जाती है, रिज़ल्ट आने में 1.5-2 महीने बाद रिज़ल्ट आ जाता है, लेकिन वो सोचते हैं कि जब रिज़ल्ट आएगा तब हम मेंस की तैयारी करेंगे। एक ऐसे बच्चे होते हैं जो तैयारी जिस दिन सोचते हैं कि मुझे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है, उसी दिन से इंटीग्रेटेड स्टडी प्रारंभ कर देते हैं कि मुझे प्रीलिम्स और मेंस सब साथ लेके चलना है। तो आपकी क्या स्ट्रेटजी है, और ऐसे बच्चे जो ये सोच के चलते हैं कि हम टुकड़ों टुकड़ों में तैयारी करेंगे, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? जी सर, जो ये प्री और मेंस की जो तैयारी होती है वो डेफिनेटली इंटीग्रेटेड ही होती है। हम अगर अलग अलग तैयारी करते हैं तो वो इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं रह पाती हैं चीज़ें, और अगर हम तैयारी करते हैं कि प्री के साथ में मेंस में भी हम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमारी जो प्रैक्टिस है वो वहाँ पर दिखती है एग्ज़ाम में कि हमने कितना लिखा है और कितना परफेक्ट हो चुके हैं उन चीज़ों में, तो वो चीज़ें डिफ्रेंशिएट करती हैं। तो चारुल ने जैसा कि बताया कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों की इंटीग्रेटेड तरीके से प्रिपरेशन हमें करनी चाहिए। जब से आपने सोचा है कि आपको सिविल सर्विसेज में जाना है, उसी समय आपको प्री और मेंस दोनों की तैयारी करना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस कोई अलग नहीं होता है। एक तरफ थोड़ा फैक्ट बेस्ड नॉलेज ज़्यादा होना चाहिए, तो दूसरी तरफ राइटिंग की ज़्यादा महत्व रखता है, और चूँकि अगर आपकी आंसर राइटिंग बेहतर है तो आप अच्छी रैंक ला सकते हैं। ठीक है, अब हम चारुल से आगे ये जानना चाहेंगे कि चारुल, आरएएस जैसी परीक्षाएं हैं, ये बहुत ही प्रतिष्ठित राज्य की परीक्षाएं हैं, तो इनकी तैयारी हमें कब से प्रारंभ करना चाहिए? क्या 10वीं के बाद में शुरू करना चाहिए, 12वीं के बाद शुरू करना चाहिए, या कॉलेज करने के बाद आपको प्रारंभ करनी चाहिए? नए अभ्यर्थी, कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो 10वीं में, वो भी ये वीडियो देखेंगे, कुछ ऐसे हैं जो 12वीं पास कर चुके हैं, वो भी ये वीडियो देखेंगे, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कॉलेज में अभी हैं और कॉलेज पास कर चुके हैं, तो उन सब के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनकी जिज्ञासा रहती है। जी सर, जैसे कि 10th के बारे में आपने कहा, तो उस टाइम तो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उन्हीं पर फोकस करना चाहिए, और 12th के बाद आपको एक स्टेप लेना चाहिए कि हाँ, अब मुझे कैसे इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, इसका सिलेबस क्या है, क्या क्या पैटर्न है, कैसे एग्ज़ाम के पेपर्स आते हैं। और जो मैंने तैयारी स्टार्ट की थी वो सेकेंड ईयर के, जो ग्रेजुएशन है उसके सेकेंड ईयर के बाद में की थी। तो आप ऐसा कर सकते हैं, या तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई हो तब स्टार्ट करें, या ग्रेजुएशन जब चल रही है तभी आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। यानी 12वीं के बाद में जब फर्स्ट ईयर में आए तो आपको प्रिपरेशन प्रारंभ कर देना चाहिए। ये अच्छा टाइम होता है, चूँकि 3 साल मिल जाता है आपको, तो 12वीं तक तो आप अपनी जो स्कूल वाला है उसी रिजल्ट को बेहतर करने का प्रयास करें, 10वीं 12वीं में अच्छा मेरिट लाएं, और उसके बाद में जैसे ही आपका 12वीं हो जाए तो उसके बाद में आपको सिविल सेवाओं के बारे में प्रारंभ करना चाहिए।
चारुल, आप इस बार आपकी जो रैंक आई है उसके अकॉर्डिंग कैटेगरी के अनुसार जनरल कैटेगरी में है तो आरपीएस मुझे लगता है आपको मिलेगा। जी सर। तो अब आपका आगे क्या रहेगा कि यहीं तक रुकना है या आगे कुछ और प्लान कर रखा आपने? जी सर, मैं डेफिनेटली मेरा यूपीएससी में जाने का प्लान है। आईएएस के लिए मैं प्रिपरेशन करूँगी और हो सका तो मैं एक बार ये अटैम्प्ट भी दूँगी ताकि मुझे एसडीएम मिल सके और जो मेरा एक लक्ष्य था उसको मैं प्राप्त कर सकूँ। ठीक है। चारुल बिटिया ने फर्स्ट अटेम्प्ट में इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की है, इसके बाद भी ये रुकना नहीं चाह रही हैं। इनका ये मानना है कि यूपीएससी के जो अटेम्प्ट है वो लेकर के ये आईएएस जैसी सर्विसेज तक पहुंचना चाहती है। हमारी इनको शुभकामनाएं हैं, ये करें। चारुल, जो नए अभ्यर्थी हैं, चूँकि नई वैकेंसी भी आ चुकी है 2021 के लिए आरएएस की, उन अभ्यर्थियों के लिए क्या मैसेज रहेगा? क्या एक कुछ बच्चों के ऐसे भी कॉल आते हैं कि इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में अब हमें तैयारी प्रारंभ करनी चाहिए, क्या हम कर सकते हैं? उनके लिए क्या सुझाव देंगे? जी सर, जैसे कि अभी लगभग ऐसा ड्यूरेशन है कि 4 महीने के बाद में एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं, तो आपको बिल्कुल आज ही के दिन से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप आज तैयारी करोगे तो 4 महीने में हो नहीं पाएगा। अगर आप पूरे फोकस से, डेडिकेशन से और एक स्ट्रेटेजी बनाकर अगर प्लान करते हैं एग्ज़ाम देने का तो ये बिल्कुल क्रैक किया जा सकता है सर। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? मान लो अगर आप खुद ऐसी स्थिति में होती तो आपकी क्या स्ट्रेटजी होती? जी सर, जैसे कि जो प्री का सिलेबस अभी आया है, मुझे सबसे पहले तो प्री का सिलेबस देखें और ये देखें कि क्या क्या चीज़ें फैक्चुअल हैं और प्री में कौन कौन सी चीज़ों का वेटेज ज़्यादा होता है। जैसे करंट अफेयर्स है, राजस्थान जीके, राजस्थान का जो रिव्यू है, वो उन चीज़ों पर सबसे पहले फोकस करना चाहिए। उसके बाद जो अदर सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी, ज्योग्राफी, उनको कवर करने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, तो आप अभी भी प्रारंभ अगर अपनी तैयारी करते हैं तो आप इजीली निकाल सकते हैं। वैसे भी कहा जाता है जब जागो तभी सवेरा, तो अभी अगर आप अपनी तैयारी प्रारंभ करते हैं तो पर्याप्त समय है। इस बार नवंबर या दिसंबर में मुझे लगता है प्रीलिम्स एग्ज़ाम पॉसिबल है। सब कुछ ठीक रहा, कोरोना की थर्ड वेव नहीं आती है तो आप तैयारी प्रारंभ कर सकते हैं। चारुल, आप निर्माण से जुड़ी हुई हैं, निर्माण को आप क्या श्रेय देना चाहेंगी? जी सर, जो निर्माण आईएएस का जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम था उससे मैं जुड़ी थी और उससे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहा है। इंटरव्यू में कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, वो मैंने आप ही के गाइडेंस में प्राप्त किया, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा जो फाइनल इंटरव्यू रहा। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। थैंक यू बेटा। इसके लिए चूँकि टैलेंट जो होता है केवल टीचर उसको निखारता है, हम लोगों का यही काम होता है कि भाई जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको उनमें चूँकि नॉलेज होता है केवल पॉलिश करने की ज़रूरत होती है और आप टैलेंटेड हैं तो आप निकालेंगे ही। अध्ययन आपको स्वयं ही करना होता है। बिटिया, आप जो स्टडी मटेरियल है उसको लेकर के भी बहुत से बच्चों के प्रश्न होते हैं, विशेष करके जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के ऐसे छात्र हैं जो मान लीजिए जयपुर जैसे शहर में नहीं आ सकते हैं, उनके लिए एक छोटा सा मेरा प्रश्न और रहेगा कि जो स्वयं से अपना अध्ययन करना चाहें या जिनके पास कोचिंग में जाने की सुविधाएं नहीं हैं, तो उन बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? जी बिल्कुल, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो भी आप क्रैक कर सकते हैं एग्ज़ाम को। आपको बस फोकस करना है उन चीज़ों पर जो इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, कि क्या चीज़ें इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ें छोड़नी है। इसके लिए आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं, आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सब कुछ अवेलेबल है। और जो बुक्स होती हैं, तो जो भी स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं जैसे पॉलिटी की लक्ष्मीकांत है और जो सबसे पहले तो एनसीईआरटीज़ होती हैं, आरबीआई राजस्थान अध्ययन वाली जो है। जी सर, तो उनको कंप्लीट किया जा सकता है। उसके बाद जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनसे पढ़ाई की जा सकती है, तो आपका जो ऑलमोस्ट जो सिलेबस है वो वहाँ से कवर हो जाए। तो चलिए, चारुल ने आपको बहुत सी जानकारी दी है। चारुल अब प्रशासनिक अधिकारी बन चुकी है। निर्माण की तरफ से मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि चारुल अपने जो प्रशासनिक जीवन है उसमें भी बेहतर हो और ये हमारे देश के जितने भी लोग हैं इनकी सेवा करें कर्तव्यनिष्ठता के साथ। जो वीकर सेक्शन है, समाज के वंचित वर्ग के लोग हैं, उनके लिए भी जज्बे के साथ ही अपनी सेवा करें। और मैं चारुल को निर्माण का मोमेंटो देकर के स्वागत करूंगा और आगे के जीवन के लिए शुभकामनाएं देना चाहूँगा। चारुल बिटिया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहिए और करियर में बुलंद ऊंचाइयों को छूइए। अपनी जो ये प्रशासनिक यात्रा है इसको बेहतर बनाइए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। खुश रहिए।